हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट बाय इंडिया। आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग करने लेके जाएंगे जिस वजह से ये दुनिया इस क्राइसिस में आई है, और उसके आगे के जो विलन है और पीछे के बैक साइड जो हिस्ट्री है और बैक साइड विलन है कैमरा के पीछे, जो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट पीछे के हैंड से करते आए हैं, पीछे बैक चैनल से, और कभी दिखते नहीं है, उनकी हम बात करेंगे। उनके बारे में आज हम लोग आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम पब्लिक डोमेन, ये हमारे दिमाग की उपज नहीं है। तो जो भी आपका फीडबैक होगा वो आप पब्लिक डोमेन में जाके शेयर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि दीज आर द फैक्ट्स। इस चैनल पे अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो ए साइड की हो या बी साइड की हो, जो सच है, जो सही है, जो फैक्ट है, वो मिलेगा। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। दिस इज़ द फर्स्ट अनऑफिशियल नॉन वर्किंग सीज फायर विच हैज़ बीन अनाउंस दोस्तों। और इस सो कॉल्ड वॉर ऑफ चॉइस की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बार फिर 6 साल के अंदर कोविड के बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अभी भी हमारे हाथ में है सिचुएशन, लेकिन बोलते हैं ना, जब ग्लोबल लीडर्स ही बच्चों जैसे बिहेव करने लगे, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे और 5वीं शताब्दी की सोच रखने वाले लोगों की तरह बिहेव करने लगे, तो किसी और को क्या बोला जाए। अब शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारा एंगल्स जुड़ेगा। यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड आई एम जस्ट हियर टू गिव यू हेल्प यू रादर कनेक्ट द डॉट्स। ओके, सो इसका दूरगामी परिणाम इसके हमारे मार्केट्स पे होंगे। थोड़ा ग्रोथ, वैसे ही इंडिया के मैक्रो चैलेंजेस कम नहीं थे कि ये नए चीज़ें बाहर आ गई। सो ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये है पीट हेग्सेथ। कोई भी कंट्री में एक डिफेंस डिपार्टमेंट होता है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है। ट्रम्प के आने के बाद इनके सारे ये जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन पे मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे ट्रम्प के येस मैन या उनके कोटरी या उनके वो फ्रेंड्स और बड़े बिलियनर फ्रेंड्स में से हैं। और उन्होंने डिपार्टमेंट के नाम भी बदल दिए। नाउ दिस डिपार्टमेंट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। इट्स नॉट डिफेंस। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं इसको और सेक्रेटरी ऑफ वॉर बोलते हैं। पीट हेग्सेथ ये आदमी है बेसिकली। जब यूएस मिलिट्री और यूएस आर्म्ड फोर्सेस और पेंटागन का मीटिंग हुआ था ट्रम्प के साथ 14 फेब या 21 फेब के बीच में, जब नेशनल इंटेलिजेंस हेड तुलसी गाबार्ड ने रिपोर्ट सबमिट की थी कि ईरान इज़ नॉट अ थ्रेट टू अमेरिका, उस मीटिंग में बाद में इजरायली फोर्सेस और बेंजामिन नेतन्याहू ने आके इस आदमी को बेसिकली कोक्स किया और समझाया कि तुम ट्रम्प को समझाओ कि हमें मौका नहीं मिलेगा बार बार रेजीम चेंज का। बताया जाता है एज़ पर रिपोर्ट्स, उस मीटिंग में दोस्तों जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग यूएस की आर्मी जनरल, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, सब ने मना किया था ट्रम्प को कि ये वॉर नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस यूनिट सीआईए जो इतनी स्ट्रॉन्ग है यूएस की, उसने भी कहा था दैट ईरान इज़ नॉट अ थ्रेट। ईरान से बड़ा थ्रेट यूएस के लिए पाकिस्तान है। ये बात हो चुकी थी, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड उनके रिकॉर्ड्स में है, सीआईए के रिकॉर्ड्स में। ये सब दरकिनार करते हुए सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए इज़राइल के मार्केटिंग कैंपेन में ये लोग फंस गए। पीट हेग्सेथ सर्विस दे चुके हैं, तो इनकी पुरानी सर्विस रह चुकी है यूएस आर्म्ड फोर्सेस में, लेकिन ये बेसिकली फॉक्स न्यूज़ का रिपोर्टर था। जो इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन, सो कॉल्ड डेडलीस्ट कंट्री के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का ये मेन आदमी, ये लेके घुसा है ट्रम्प को वॉर में। और ये लोग, प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रम्प वैसे ही ऊपर से आप जानते हो कितना खाली है, ऊपर से ये लोग रोज़ शाम को एक 2 मिनट का वीडियो क्लिप ट्रम्प को दिखाते हैं कि जैसे यूएस इज़ डूइंग वेरी वेल इन द वॉर, यूएस तो बहुत ठोक रहा है। ये लोग असलियत उसको दिखाते नहीं है, इसीलिए वो आके अनाउंस भी अनाप शनाप चीज़ें बकता है और मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि एक कंट्री के मिस एडवेंचर के वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, मार्केट्स और सबको एक मुसीबत झेलने का अवसर मिला जो हमें नहीं चाहिए था। और इसके पीछे जितना आप इसमें डीप में जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कितनी क्रुकेड हो गई है ये दुनिया वॉर के पीछे, ये बुढ़े लोगों की वजह से जिनको लाइफ में जीने के लिए कुछ बचा नहीं है। और इसके जैसे लोग
ट्रम्प के जो आसपास वाले हैं जो उसको सच भी बताएंगे नहीं, और वो वैसे ही थोड़ा डिल्यूजनरी है, वो एक ईगोइस्टिक बॉस है आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड का, उससे कोई कम नहीं है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी, इंडिया में हम लोग बॉस के सामने कैसे बिहेव करते हैं, चापलूसी करते हैं, बॉस को हमेशा बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे वो बिल किसी के नाम पे फटता है। अगर ये वॉर यूएस लग ही रहा है कि वो हार चुके हैं, वो तो फर्स्ट वीक से ही बैकफुट पे हैं, तो पूरा टिकड़ा इस भाई साहब के नाम पे फूटेगा, पीट हेक्सेथ। और वो डोनाल्ड ट्रम्प ओपनली फोड़ भी चुका है, उसी ने ओपनली बोला था कि पीट तू ही था ना, बोल रहा था वॉर करना चाहिए। एनीवे, नाउ पीट हेक्सेथ ने किया क्या, एज ऑफ 2 अप्रैल he fired General George, which is the former chief of staff of the US Army. He was removed by Pete Hegseth. ये आदमी चीफ ऑफ स्टाफ 2023 से 2026 तक रहा, 2.5-3 साल का इसने सर्व किया। बट अगर आप जनरल जॉर्ज का पूरा हिस्ट्री देखेंगे यहाँ, ही इज़ बिन विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फॉर लाइक 43 ईयर्स, 44 ईयर्स, समझे आप। मतलब ऑलमोस्ट जितनी मेरी उम्र है 45, ये भाई साहब उतने टाइम से आर्मी में सर्विस दे चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। ही मस्ट हैव हैड सो मच एक्सपीरियंस, ही वाज देयर इन ऑल दीज वॉर्स, गल्फ वॉर, इराक वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर, सब में रह चुका है। इसको फायर किसने किया, पीट हेक्सेथ ने और क्यों फायर किया होगा, क्योंकि ये लोग अगेंस्ट थे ईरान को अटैक करने के। फ़न फैक्ट दोस्तों, ईरान एज अ कंट्री पे आज तक दुनिया की तारीख गवाह है कि ईरान पे जिसने अटैक किया है उसका एम्पायर देर सवेर नीचे गिरा है। चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, जो 32 साल की उम्र में मर गया, ही हैड कॉन्कर्ड ईरान, पर्शिया कॉन्कर किया था उसने, लेकिन इवेंचुअली उसका डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ। चाहे कोई भी हो, ईरान इज़ लाइक द फाइनल फ्रंटियर, जो जाके कोशिश करता आया है, पिछले 5000 सालों की सिविलाइजेशन है, जिसने वहाँ जाके कोशिश की है। एज अ कंट्री दे हैव ऑलवेज इवॉल्व्ड, रिकवर्ड एंड बाउंस बैक, लेकिन जिसने ये मिस एडवेंचर किया, उस कंट्री का डाउनफॉल देर सवेर शुरू हो गया है दोस्त। अब ठीक है, ये आर्मी स्टाफ थे, इनको फायर किया, ये सब हुआ। इसके साथ ये अकेला नहीं है, इसके साथ पीट हेक्सेथ ने काफ़ी इन द मिडल ऑफ वॉर 1 और 2 अप्रैल के आसपास यूएस के काफ़ी सारे सीनियर वेटरन्स को फायर किया गया है, मतलब नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि उन्होंने ट्रम्प के साथ और पीट हेक्सेथ के साथ अग्री नहीं किया होगा, या वो जी हजूरी नहीं कर रहे होंगे। ये पहले यूएस में नहीं होता था, बाय पार्टिजन चीज़ें चलती थी, देश को आगे रखते थे। ये बहुत साल बाद शायद हमारे यहाँ से हमारे पॉलिटिशियंस की प्लेबुक उन्होंने पढ़ी होगी कि देश के बदले ओरिजिनल जो हीरो है तुम्हारा विश्व गुरु, उसको आगे रखो। मतलब यूएस के लिए तो ट्रम्प ही था, उसके मूड के हिसाब से चलने के लिए पूरे देश को वो लोग झोंक रहे हैं। इसके पीछे आई एम श्योर कुछ ना कुछ उनका डीप डाउन नेगेटिव प्लान होगा ज़रूर, उनके दिमाग की उपज में कुछ खुराफात होगी, लेकिन फ़िलहाल तो वो पूरी दुनिया को लेके घुस गए ना एक बार वापस मंदी की चपेट में। हेक्सेथ का ये डिटेल है, बॉर्न 1980, सो ही इज़ वेरी मच 45 नहीं तो 46 है, जून 6 को ये 46 ईयर्स का हो जाएगा। मिलिट्री में सर्व कर चुका है, हाई रिस्क डिप्लॉयमेंट्स हो चुके हैं, तो इसको एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका क्लेम टू फेम है फॉक्स न्यूज़, सो ही वॉज अ रिपोर्टर। और फॉक्स न्यूज़ हमेशा याद रखिए पूरा रिपब्लिकन्स यानी ट्रम्प की पार्टी के फेवर में रहता है। यूएस में एक अच्छी चीज़ है कि 2 पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स जो बाइडन, कमला हैरिस वो वाली, रिपब्लिकन्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रम्प और उसके पहले जितने रिपब्लिकन्स आए प्रेसिडेंट। तो फॉक्स न्यूज़ पूरा का पूरा वहाँ का गोदी मीडिया है मतलब पूरा रिपब्लिकन फंडेड है। आप कभी भी अगर ये चैनल देख रहे हो तो आपको ट्रम्प की वाहवाही मिलेगी, इजराइल की वाहवाही मिलेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी उनके बारे में। चाहे ट्रम्प किसी को टपका डाले वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में कोई गलत न्यूज़ ये लोग छाप ही नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ भी कैसे जस्टिफाई करते हैं, आइए आपको बताते हैं एलपीजी से खाना बनाने के नुकसान, मतलब वैसे वहाँ पे भी वही टिपिकल वहाँ का गोदी मीडिया है ये। एंड दूसरा मेन है सीएनएन। अब सीएनएन की गलती ये है कि ये लोग प्रो डेमोक्रेट्स रहे हैं, ये लेफ़्ट लीनिंग रहे हैं, और इन्होंने हमेशा डेमोक्रेट्स को बाइडन के टाइम उसको कवर किया है। तो मतलब ये 2 धड़े हैं, 2 फाड़ वहाँ क्लियर कट बने हुए हैं यूएस में। ओके, तो आप जिस तरह की न्यूज़ वहाँ देखोगे आपको वैसा मसाला मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी न्यूज़ अभी यूट्यूब पे
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे आए उन्होंने अपना शुरू किया, जैसे ये दोनों, टकर कार्लसन बहुत बड़ा नाम था यूएस में, एंड मेगन कैली, ये दोनों पहले फॉक्स में रह चुके हैं। मेगन ने तो एक दो और न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, बट ट्रंप के सेकेंड टर्म शुरू होने से थोड़ा पहले ये लोगों ने डिसअग्री किया फॉक्स न्यूज़ से, और एंड आई अप्रिशिएट दीज पीपल, दे आर पीपल ऑफ स्पाइन। ये लोग फॉक्स न्यूज़ को छोड़ के अपना अपना यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट शुरू किए, और अभी इनके अच्छे खासे कंपेयरिंग बाय यूएस स्टैंडर्ड्स। टकर कार्लसन का चैनल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी आपको रियल न्यूज़ अगर देखनी है तो टकर कार्लसन, इसका चैनल आप देख सकते हो। मेगन कैली भी आप देख सकते हो, और एक और है यूएस का जो रियलिज़म बताते हैं, वो है द यंग टर्क्स, TYT, द यंग टर्क्स में एना कैस्पेरियन। ये 3 जर्नलिस्ट और सीनियर न्यूज़ एंकर्स वहाँ पे हैं जो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलें, क्योंकि ये लोग अपनी बिरादरी, अपने वहाँ की गोदी मीडिया को छोड़ के बाहर आए हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स बन गए, है ना, जो गवर्नमेंट से अग्री नहीं करते थे। ठीक है, सबका अग्री डिसअग्री का ओपिनियन है, फेयर इनफ, बट ये तीनों बाहर आए हैं उस टाइम पे जब ये लोग बिलियनर्स बन सकते थे। अगर ये टिक जाते ना, तो इनको खाली जी हजूरी करनी थी यूएस में ट्रंप की, लेकिन इन्होंने डिनाई किया, इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, एंड दिस वाज वे बिफोर दिस वॉर एंड एवरीथिंग। सो दे हैव बिन वेरी कंसिस्टेंट इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रंप एंड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, जो भी ट्रंप के आने के पहले से। तो आज ये लोग सही प्रूव हुए हैं यूएस में। नाउ लेट मी फोकस ऑन, भाई ये इज़राइल चीज़ क्या है, कमबख्त ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग वही वाला। सो हिटलर 1940, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो होलोकॉस्ट हुआ जिसमें हिटलर के वजह से बहुत सारे जूविश लोग मारे गए, इज़राइलीज़ अरब में आए थे बसने के लिए, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरा अरब वर्ल्ड और पूरा मिडल ईस्ट को वो फेंके गए थे जर्मनी से, वहाँ से आए अपना एक देश बनाने जिसका नाम है इज़राइल, पूरे जूइश लोग। एंड वहाँ फिर उसकी हिस्ट्री है, जेरूसलम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ द कम्युनिटीज़, एंड वो अलग हिस्ट्री है, वो फिर बहुत अलग चैप्टर हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इनको जगह दी गई थी बसने के लिए, और उल्टा ये लोग अभी पैलेस्टीनियंस के ऊपर और गाज़ा के ऊपर और सब जेनोसाइड करके, ये करके वो पूरा लेबनान को मार के वो एक तरह से ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हम इजरायली हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे तो इन्होंने बहुत कहर मचाया मिडिल ईस्ट में। सो मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। सो प्रो इज़राइल लॉबी यूएस में 1979 के बाद से बहुत एक्टिव है। इसमें एक तरह से आप समझ लो जैसे प्रो गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फंड देती है, जो उनकी पॉलिसीज़ डिसाइड करती है। वैसे अमेरिका में ये वाली जो है एपैक, अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन कैंपेन में डोनेशन ये लोग देते हैं। एंड इज़राइलीज़ जूइश पीपल आर सपोज टू बी वेरी रिच, बहुत दिमाग वाले होते हैं, अमीरी बहुत खून में भरी हुई है, मतलब अंधा पैसा जो होता है ना, वो लेके ये लोग इतनी मार काट के बाद भी पता नहीं कहाँ से। और बहुत सारे लोग जूइश लॉबी के हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे इस वीडियो में। आज आपको एक बहुत अच्छा एक पूरा क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा कहाँ हम जा रहे हैं एज अ सिविलाइजेशन, एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन इज़राइल यूएस में चलाए जा रहा है 1979 से, ऑलमोस्ट 50 साल से, 46 ईयर पुराना ये दुश्मनी है। 1979 के पहले ईरान एक्चुअली यूएस का एलाय था, कैन यू बिलीव इट। लेकिन इज़राइल ने वो पोजीशन आज ऐसे ऑक्यूपाई कर ली कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि इज़राइल रिमोट कंट्रोल पे यूएस को नचा रहा है। उसका रीज़न है, इसी वीडियो में आएगा वो। सो ये है बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल के तात्कालीन यानी अभी के हैं और उस वक्त के भी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। ये बार बार इलेक्शन वहाँ जीतते हैं। इनका अपने देश में भी बहुत अच्छा ऑपोजिशन होता है। ये ओबामा के टाइम पे भी एक्टिव थे। And the US always has supported Israel in the Middle East as a balancing act against the Iranian regime. क्या है कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक पर्शियन गल्फ है, पर्शियन पावर है, और सऊदी
एक दूसरा मेन पावर है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका जो हमेशा खेल खेलता आया है, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश से सीख के उन्होंने आगे किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो इसराइल को पुश करते हैं, फिर इसराइल इधर उधर कुछ कांड करता है, फिर उसके लिए ईरान परेशान होता है, फिर यही सब चला आ रहा है। ये 50 साल से यही हो रहा है। आज आपको लग रहा होगा चूना, या आज आपको इसकी चपत लग रही होगी फॉर द यंग जनरेशन, बिकॉज आप पूरा हिस्ट्री देखे नहीं होगे कि गल्फ़ वॉर क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। एनीवे, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो ओबामा के लेफ़्ट में खड़ा है और हमें इस यहाँ से ओबामा के राइट में दिख रहा है, उसको याद रखो, उसकी शक्ल याद रखो। ही इज़ द फेस ऑफ इसराइल। ही इज़ बिन एक्टिव इन इसराइली पॉलिटिक्स सिंस यू कैन से 1995। 30 साल इसको भी हो गए भाई साहब को। मार्गदर्शन मंडल में ये लोग जाने चाहिए, लेकिन ये लोग ना ऊपर जाएंगे ना मार्गदर्शन, इनके स्मारक भी नहीं बनेंगे। ये लोग सीधा कहर मचा रहे हैं। ओबामा लेकिन इसके बातों में आया नहीं। फॉर ऑल क्रेडिट टू बराक ओबामा, ही वॉज़ वेरी बैलेंस्ड विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। ये आदमी बेंजामिन नेतन्याहू सारे प्रेसिडेंट्स को बोल चुका है ईरान पे वॉर करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, और ट्रंप इसको एक ऐसा मिल गया जो इसके बातों में आ गया और घुस गया अंदर, और आज वो बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान के साथ जाके मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ लोग। एनीवे, एवरीबडी नोज दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इज़राइल्स बेस्ट फ्रेंड। नहीं, वो रिमोट कंट्रोल है उनका भाई। द यूएस गिव्स इसराइल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड एनुअली, जिससे इसराइल अपने आर्म्स और एम्यूनेशन बनाता है, लेबनन और गाज़ा और मिडल ईस्ट के दूसरे छोटे देशों पे अटैक करता है, ये बोल के कि हम खतरे में हैं। वैसे ये खतरे में है वाला आपने और भी कहीं सुना होगा चीज़। एनीवे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी पॉइंट उठता है यूएस उसको वीटो कर देता है। द शॉर्ट वर्जन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। द लॉन्ग वर्जन इज़ दैट इट्स अ टाइट इंटरप्ले ऑफ अमेरिकाज लॉन्ग रनिंग मिडल ईस्ट स्ट्रैटेजी, पब्लिक ओपिनियन, लॉबिंग। जैसा मैंने कहा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अमेरिका में इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करेगा वही पार्टी उसके पीछे लग जाएगी। लेकिन दैट वे इफ़ यू गिव क्रेडिट टू डेमोक्रेट्स, ओबामा, बाइडन, ये जो उनकी पार्टी जब थी, इज़राइल बहुत कंट्रोल में था, वो लोग ने इतना भाव दिया नहीं है। ये रिपब्लिकन्स जब आते हैं ना, तब ये इज़राइली लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं हर जगह, ये हमेशा हमने देखा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है पोस्ट कोल्ड वॉर, ये तीनों आप देखिए, एक इजिप्शियन, एक अमेरिकन और एक इजरायली, कैसे ये लोग साथ में खड़े हैं। इजिप्ट सबसे शाना निकला, उसने इसराइल के साथ मांडवली डील साइन कर ली 1979 में, वो आगे आपको दिखेगा इसमें। सबसे शाना निकला इजिप्ट इसराइल से। आज इजिप्ट अकेला ऐसा नेशन है जिसको कोई खतरा नहीं है। दे साइन दी एकॉर्ड, एंड बाद में एब्राहम एकॉर्ड ट्रंप ने साइन करवाया, बाइडन ने साइन कराया, दुबई, सऊदी, लेकिन आज उनको खतरा हो रहा है यूएस के वजह से। वो एकॉर्ड साइन करने के बाद भी इसराइल डायरेक्टली उनको नहीं मार रहा है, लेकिन ईरान एक कॉमन एनिमी सब ने ढूंढ के निकाला कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा वगैरह वगैरह। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ जूइश पीपल, can you believe it that famous people of Jewish origin are Albert Einstein, Moses and Jesus of Nazareth, alongside groundbreaking scientist Albert Einstein, Sigmund Freud, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो, मार्क जकरबर्ग, रॉबर्ट ओपनहाइमर, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ये कौन है? ये लोग जूविश लोग हैं। नील्स बोर, फिजिसिस्ट हु मेड फाउंडेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन और देखिए, Natalie Portman, award-winning actress. Steven Spielberg, Schindler's List, Jurassic Park. Can you believe all this? Scarlett Johansson, Bob Dylan, Adam Sandler, Ruth Bader Ginsburg, Benjamin Disraeli, British Prime Minister थे ये पुराने, हेनरी किसिंजर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, जिनका वो फेमस डायलॉग था हेनरी किसिंजर का कि अमेरिका से दुश्मनी बिल्कुल महंगी नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्ती ज़्यादा महंगी पड़ती है, और इंडिया से बेटर ये बात कौन जानता है दोस्तों। ये डायलॉग हेनरी किसिंजर का था कि एक बार आप अमेरिका के दुश्मन बनोगे, ठीक है, जैसे रशिया और चाइना सबसे बड़े दुश्मन है। क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने रशिया का, क्या उखाड़ लिया चाइना का? कुछ नहीं। एनीवे, बिजनेस में मार्क जकरबर्ग, जॉर्ज सोरोस और बहुत हैं। सो बेसिकली ये जूइश लोग यूएस में जाके ना, दे फॉलो क्रिश्चियन, काफ़ी सारे लोग इसमें से क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेते हैं, काफ़ी लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोग उनके साथ छुप के रहते हैं, बट अंदर से इनके जो रूट्स हैं वो जूइश है। तो ये लोग यूएस में पॉलिसी,
हॉलीवुड में मूवीज़ आप देखो, मोसाद के ऊपर जो इसराइल की एजेंसी, बहुत सारी प्रो इसराइली मूवीज़ बनी हैं हॉलीवुड में। ये सब कैसे होता है? ये पूरा 50 साल की पुरानी स्ट्रेटेजिक मेहनत उन लोगों की और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, जिसका भुगतान आज ईरान को भुगतना पड़ा कि वो उन पे ऐसे निगोसिएशंस चल रहे हैं, उसके बीच में अटैक हो गया। आप लोग को पता होगा ये बात। ओमान वाज डूइंग द मीडिएशन, इसीलिए ओमान पे ईरान ने बिल्कुल अटैक नहीं किया। इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रेवेन्यू ईरान ओमान के साथ शेयर करने को तैयार है, क्योंकि वो स्ट्रेट वहाँ से पास होता है। तो ये जूविश लोगों की कहा सुनी कथा हिस्ट्री रही है। जो भी मोजेस, किंग डेविड, जीसस ऑफ नाजरेथ, बॉर्न जूइश, ऐसा कहते हैं। पता नहीं अभी कितना सच है। मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स में आप देखो तो ड्रेक और गल गडोट, वंडर वुमन की एक्ट्रेस, एंड ड्रेक को तो काफ़ी लोग जानते हैं, राइट? ये सब जूइश ओरिजिन के हैं भाई। बट दे माइट, यू माइट फील दैट दे आर नाउ क्रिश्चियंस या कैथलिक, बट देयर ओरिजिन इज़ जूइश। Now, the conspiracy is in a leaked video from 2001, बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज 2026 में सेम आदमी है, उस टाइम वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, बट ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इन द यूएस। ही वॉज रिकॉर्डेड स्पीकिंग कैंडिडली एट अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होम अबाउट हिज अप्रोच टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एक ये वीडियो इसका लीक हुआ है और ये अवेलेबल है सोशल मीडिया में। उसने यूएस के बारे में ये व्यू दिया था 25 साल पहले 2001 में कि अमेरिका इज़ अ थिंग यू कैन मूव वेरी ईजीली। He claimed that the US is easily maneuverable and can be guided in the desired direction. वाह। Oslo Accords में नेतन्याहू had boasted that during his first term as Prime Minister of Israel 1996 to 99 वो पहली बार प्रधानमंत्री बना। आज तक ये आदमी PM बना हुआ है, बीच में 1-2 इलेक्शन हारा है। He intentionally undermined the Oslo Accords by setting his own definition for military sites and stopping territorial withdrawals. Strategy on Palestinians में in the same video he discussed striking Palestinians painfully, stating, strike them not once but several times so painfully that the price becomes unbearable. Additionally, in September 2002 में नेतन्याहू appeared before a US House Committee to urge an invasion of Iraq. इसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कन्विंस किया उस वक्त कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि कुछ नहीं था इराक के पास। फन फैक्ट, इराक भी पहले यूएस का एलाय था 1984 से लेके। यूएस ने पहले इराक को पुश किया, ईरान इराक वॉर करवाया 8-9 साल। उसके बाद सद्दाम हुसैन को जब अंदर यूएस के इंटेंशंस पता लगे, तब वो धीरे धीरे 2001-2 में सद्दाम हुसैन वाज द फर्स्ट गाय हु अनाउंस्ड, इराक के पुराने हेड, कि हम डॉलर में पेट्रोल और क्रूड ऑयल का ट्रेड नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई नेतन्याहू यानी इज़राइल वापस चाबी मारने गया। उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कन्विंस किया। दिस वाज द वीडियो। और उसने 9/11 हुआ, आप सब जानते हो कितनी तबाही मची यूएस में। इसको मौका मिला, इसने जाके वहाँ जी हजूरी की और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक को इन्वेड किया। पूरा 9/11 का टीकड़ा जो ओसामा बिन लादेन का था, वो धीरे धीरे अमेरिका की पावर दिखाने के लिए इराक में इन्वेजन किया, बेसिकली इज़राइल के कहने पे। ये बात फैक्ट है दोस्त। इज़राइल हैड पुट प्रेशर ऑन यूएस टू स्ट्राइक इराक। दिस रिपोर्ट इज़ फ्रॉम द गार्डियन, यूके का एक मेजर न्यूज़ वेबसाइट है और न्यूज़पेपर भी है। दिस आर्टिकल इज़ मोर दैन 23 years ओल्ड। ऑफकोर्स ये 2003 का आर्टिकल है। Israel had signaled its decision yesterday to put public pressure on President George W. Bush, उस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे तत्कालीन, to go ahead with the military attack on Iraq. मतलब आप सोचो, so called world's most powerful nation अमेरिका 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 हम सुनते आए, क्या है? एक इज़राइल के कहने पे आप इतने सारे वॉर्स वेज करते हो। यही होता है जब मैं कहता हूँ कोई हिस्ट्री, मुझसे लोग कहते हैं यार तू हिस्ट्री क्यों इतना ध्यान में रखता है। एक्चुअली मेरा शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ही रहा है, वन ऑफ द फेवरेट्स। और बाद में वो जाके धीरे धीरे MBA के बाद जियोपॉलिटिक्स बन गया, क्योंकि दुनिया का मनी मूवमेंट, पैसे का यहाँ वहाँ हेर फेर, पैसा यहाँ से वहाँ जाना, बिग मनी मूविंग हियर एंड देयर, इज़ शेप्ड बाय दीज इवेंट्स विच आर हैपनिंग नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा कहते थे ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री राइम्स। ये वही हो रहा है 25 साल बाद। फिर वही आदमी है, वही बेंजामिन नेतन्याहू जो इस बार ट्रंप को लेके घुस गया ईरान में, क्योंकि इराक तो ये लोग बर्बाद कर ही चुके हैं।
इराक का ऑयल तो पूरा यूएस के कब्ज़े में आ गया था। बेसिकली यूएस को ऑयल चाहिए था इराक में कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ नहीं मिला उनको, एक सुई भी नहीं मिली होगी इराक में। सो उसका स्टेटमेंट देखो नीचे, एनी पोस्टपोनमेंट ऑफ एन अटैक ऑन इराक विल सर्व नो पर्पस, it will only give Saddam Hussein more opportunity to accelerate his program of weapons of mass destruction। यानी 25 साल पहले ये लोग ने चूरन खिलाया था यूएस को कि इराक के पास वेपन्स है, मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन्स है, और अब ईरान के लिए ये कह रहे हैं कि ईरान विल डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। ये चूरन खिलाया गया, जबकि यूएस की इंटेलिजेंस हेड तुलसी गैबर्ड जो इंडियन ओरिजिन की है, उसने क्लियरली 21 फरवरी को रिपोर्ट में लिखित सबमिट किया था ट्रंप को वाइट हाउस में कि ईरान डज़ नॉट हैव एंड डज़ नॉट इंटेंड टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस ने इसको सर्टिफाई किया है, तो आप अटैक मत करो। फिर भी ट्रंप ने बीबी यानी नेतन्याहू के कहने पे, जिसका नाम बीबी है, उसके कहने पे अटैक किया। नाउ दीज आर सर्टन मेजर रीजनल शिफ्ट्स। 1979 से जब शाह ऑफ ईरान गिरे, वहाँ से ईरान और यूएस की एक कहानी शुरू होती है सो कॉल्ड दुश्मनी की, क्योंकि 1979 के वो रेवोल्यूशन के बाद यूएस ने ईरान और इराक का वॉर करवाया एक तरह से। इराक इन्वेडेड ईरान, क्योंकि उस टाइम सद्दाम हुसैन प्रो यूएस था। वो सद्दाम यूएस के बातों में आ गया और उसने घुस गया अंदर। बाद में जब सद्दाम हुसैन को रियलाइज़ हुआ कि ये यूनाइटेड स्टेट किसी का सगा नहीं है, ये डायलॉग एक्चुअली यूएस पे पूरा फिट बैठता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो उसके बाद सद्दाम हुसैन बिकेम एंटी यूएस 2001 में, और उसने कोई अटैक वटैक की बात ही नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा था कि हम क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से पास जो हो रहा है उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं करेंगे, यूरो में करेंगे। जिस मिडिल ईस्टर्न लीडर ने ये बात बोली, लिबिया वाला था, फिर सद्दाम हुसैन था और 2-3 और थे, सबका खून हुआ, सबकी रेजीम चेंज हुई, सब गिरे। ईरान गिरा नहीं, ईरान में भी खून हुआ, आयतुल्लाह ख़मेनी को मार गिरा है, लेकिन वहाँ रेजीम चेंज अब तक हुआ नहीं। यही यूएस का इस बार प्लान था कि हम इसको भी टपका देंगे, वहाँ रेजीम बदल जाएगी, अपने आप सब हो जाएगा। ये बड़े गेम में यही था। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा ना, येड़ा बन के पेड़ा खाने में 2 मुल्क हैं, इजिप्ट एंड ओमान। ओमान कभी किसी के फट्टे में टांग अड़ाते नहीं, और इजिप्ट ने 1979 में पीस ट्रीटी साइन कर ली इसराइल के साथ, तो वो अरब लीग से बाहर हो गया। सबसे शाना इजिप्शियन, इसीलिए बोलते हैं ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन। भाई सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो पुराने लोग हैं दुनिया में, जो ग्रीक ओरिजिन, इजिप्शियन, इंडियन, चाइनीज़ एंड पर्शियन, जो ईरानियन आज कहलाते हैं, ये सब कोई देश नहीं है। दीज आर सिविलाइजेशंस विच हैव रन फ्रॉम 5000+ ईयर्स, यू नो। और यूएसए कौन है? 1492 से तो आपकी कंट्री डिस्कवर हुई है, 250 साल पहले यूएस को इंडिपेंडेंस मिला है, एग्जैक्टली 250 साल पहले 1776 में 4 जुलाई। इस साल यूएस का आयरॉनिकली 250 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, उनकी काली हिस्ट्री का। कौन है वो लोग? किस 250 साल वाले, या चलो 600 साल पुराने वाले, 5000 साल वाले को कैसे बताएंगे कैसे जीना है, कैसे क्या करना है? तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो सिविलाइजेशंस में होता है ना। एनीवे, एंड 2021 में अब्राहम अकॉर्ड इनिशिएट हुआ, जिसमें इसराइल और अरब नेशंस एक तरफ आ गए, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान वगैरह वगैरह, और ईरान अकेला अलग थलग हो गया वहाँ से। एंड दीज आर द इवेंट्स। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे, मतलब कितने वॉर हुए हैं सोचो। गल्फ़ वॉर हमें अभी भी याद है, 1990-91 वाला, 8 साल चला था वो, कोई उसमें जीता नहीं, कोई हारा नहीं। ईरान ने लेकिन हारते हुए चीज़ में भी गिव अप नहीं किया, ये हमने देखा था। और जो अक्षय कुमार की मूवी बनी है एयरलिफ्ट 2016 की, जिसमें इराक कुवैत को इन्वेड करता है, वो एक गल्फ़ वॉर का पार्ट उन्होंने दिखाया था, जिसमें कुवैत से फिर इन्होंने एयरलिफ्ट करवा के इंडियंस को वापस बुलाया। अक्षय कुमार तो हीरो बनने का शौक़ है ना उसको, हीरोगिरी ये करने में नहीं, ये पीने में नहीं है ना, तो उसको तो शौक़ है ना, हीरो बनेगा। अभी वो ये सब चक्कर में ये लोग फिल्मी लोग स्क्रिप्ट ही ढूंढ रहे होंगे, कहाँ जाके क्या बनाएं। इनको फ़र्क थोड़ी पड़ता है कितने लोग मरे, कितना क्या हुआ। एनीवे, लेबनीज़ वॉर हुआ 96, लुक एट दैट, 1996 इसराइल्स ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रात अगेंस्ट हेजबोला। आज 30 साल बाद भी इसराइल लेबनान में हेजबुल्ला को स्ट्राइक कर रहा है। 30 साल से
ये चल रही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। ओके, देन 2006 में वापस लेबनान वॉर, इज़राइल हेजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कितने टाइम से वही 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 रिपीट करेंगे बुढ़े लोग। 5वीं सदी की सोच रखते हैं, एआई के ज़माने की बात करते हैं, और अभी भी वही पर्शियन गल्फ में कब से वो इंस्टेबिलिटी चल रही है। अपने को न्यूज़ में पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग को इतना फ़र्क फर्स्ट टाइम पड़ा 2023 में, जब हमास ने इसराइल पे रिटेलिएट किया था। वो आपको याद होगा, पेजर वाले बॉम्ब फोड़े थे अंडरग्राउंड, जब मार्केट अपना हिल गया था उस दिन भी, 7 अक्टूबर 2023, याद है मुझे ये डेट। यहाँ से थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम में फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि तब तक वो मोमेंटम बन रहा था कि ट्रम्प माइट कम बैक इन 2024 नवंबर। बट कैसे वक्त बदलता है देखिए। दिस इज़ द मिडल ईस्ट। ओके, अभी इसमें देखो, इजिप्ट तो बाहर हो गया, गल्फ ऑफ सुइज़ उसके पास है, वहाँ से भी शिप्स पास होती है, लेकिन वो रोकता नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसे टोल बूथ नहीं लगा सकते टेक्निकली। ऐसे तो फिर कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, सी ऑफ ये क्रेश है, इधर अपने यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, ऐसे तो हर कोई अपना अपना टोल वसूलेगा, तो फिर भाई कैसे, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट ही इतना महंगा हो जाएगा। एनीवे, ईरान ने ये कंडीशन रखा तो है बिकॉज उनको फोर्स किया गया। अगर आप मेरी बनाई हुई रेड लाइन देख रहे हो, जो पर्शियन गल्फ, बहरीन, कतार और गल्फ ऑफ ओमान में जा रही है, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वो छोटी सी पट्टी 40 किलोमीटर, मतलब वो पूरी पट्टी नहीं है, बट वो जो लाइन मैंने बनाई ऊपर से ईरान के बिल्कुल बगल से जा रही है, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस पे वो टोल नाका लगा के बैठ गया। कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी तो फिर भी पीछे है, बट कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूएई सीधा सीधा, एंड ओमान सीधा सीधा ईरान के हिट लिस्ट में आते हैं, मतलब सीधा उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। सऊदी को बचाने के लिए तो फिर भी चलो, उसके पहले बहरीन है, वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स है, कतर है, यूएई है, और जॉर्डन इतना पास है इसराइल के, लेकिन कभी ये सब फतड़े में आपने जॉर्डन का नाम कभी नहीं सुना होगा। इसराइल इतनी छोटी सी कंट्री, देखो उधर लेबनान को मार रही है, अपने आसपास सब पे अटैक करती है, यू नो। और टर्की इतना बड़ा प्लेयर है, बट टर्की ने कहा है कि अगर उनके रेबल्स पे अटैक हुआ तो वो फिर ईरान के साथ मिलके काउंटर करेंगे। तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक जगह से शुरू होता है दोस्तों, और फिर वो धीरे धीरे रायता बियॉन्ड द प्लेस फैलता है। एनीवे, अब तक तो कंटेंड लग रहा है, लेकिन ये बेसिक फ़ाइट यहाँ इस रीजन में सऊदी और ईरान का था पहले, लेकिन सऊदी ने, मैंने कहा ना, वो बिज़नेस माइंडसेट, धंधे वाले करके थोड़ा पीछे हट गए। अब इसराइल का प्रॉब्लम क्या है ना, इसराइल फॉल्स फ्लैग बहुत करता है। फॉल्स फ्लैग यानी ये लोगों के खून में है एक दूसरे को भड़काना और वॉर कराना। कैसे? आपको याद होगा जब ये वॉर शुरू हुआ दोस्तों, फर्स्ट 2 दिन में सऊदी के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसमें मोसाद के, यानी मोसाद इज़ इसराइल की सीक्रेट सर्विस, उसके 2 एजेंट सऊदी ने पकड़े कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे साइड में हो, आप मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है। तो मोसाद वालों ने कबूल नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो मरते दम तक नहीं करेंगे, बट वो अटैक बेसिकली ईरान ने नहीं किया था, वो इसराइल ने करवाया था। यस, यूएई के भी ज़्यादातर अटैक्स ईरान से हुए हैं, लेकिन सऊदी में ईरान कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये उनका आपस का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है दोनों कम्युनिटीज़ में, कि वो आपस में, ईरान, दुबई तो दोनों तरफ से बिना पेंदे का लोटा है, वो तो दोनों तरफ से फंसेंगे, वो तो आप देख ही रहे हो। बट ओमान पे ईरान ने अटैक नहीं किया, क्योंकि ओमान वॉज अ मीडिएटर अर्लियर, जिसको यूएस ने धोखा दिया। कुवैत पे बहुत अटैक हुए, क्योंकि कुवैत में यूएस के बेसिस हैं, सऊदी में यूएस के बेसिस हैं, उस पे अटैक हुए हैं। लेकिन सिटी में, सऊदी के सिटी में सिविलियंस पे ईरान ने कभी अटैक नहीं किया, जबकि दुबई में सिटी में सिविलियंस पे अटैक हुए हैं बहुत सारे, मतलब ड्रोन्स फेंके गए हैं, वो इंटरसेप्ट हो गए होंगे, लेकिन होटल्स पे, फेयरमॉन्ट में, ये वाला काम सऊदी में नहीं किया। लेकिन ये 1-2 बार स्टार्टिंग में खुजली इसराइल ने की थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इस वॉर में सब इसराइल के साथ आके सब मिल के ईरान को तबाह करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ आके ट्रंप को और नेतन्याहू को धोखा मिला है। कोई उनके साथ नहीं आया, ना मिडिल ईस्ट के नेशंस आए, अब तक इतना बर्बाद होने के बाद भी नहीं आए, ना नेटो एलाइज आए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, किसी ने अपने फोर्सेस भेजे नहीं। ट्रंप ने तो एक बार भीख मांगी थी जापान से, चाइना से,
तुम लोग भी भेजो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्लियर करवा। कोई उनके झांसे में नहीं आया। यहाँ आके पहले ही हफ्ते में ट्रम्प फीका पड़ गया, ठंडा पड़ गया। उसने सोचा था रायता फैलाऊंगा, सब आएंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ बेवकूफ़ थोड़ी है यार। सबका धंधा है, सबकी इकोनॉमीज़ है, कैसे आप ऐसे अटैक करके पीछे हट जाओगे। अब फंस गए, अब रायता फैल गया। अभी पाकिस्तान ऑफ ऑल द प्लेसेस, साले पाकिस्तान में जाके, जो सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ तबाही है, उसमें जाके ये लोग, मतलब आप सोच लो उस मीडिएशन, उस मध्यस्थता के क्या मायने होंगे जो पाकिस्तान में हो रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या मतलब है उसका। क्योंकि ट्रम्प का दामाद जेरेड कुशनर और ट्रम्प के बेटे, उनके पाकिस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट है, उन्होंने क्रिप्टो की कंपनी खोली हुई है, यस, पाकिस्तान में। तो इस वजह से मैंने कहा ना, ये बहुत साल बाद एक पर्सनल आदमी के बिजनेस इंटरेस्ट के वजह से पूरी यूएस एज अ कंट्री को झोंक रहा है वो। इसीलिए मैं बहुत फर्म हूँ अपने बिलीफ सिस्टम में, एज़ पर माई पास्ट हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, कि 2025 marks the decline of US and 2026 has just amplified it after this war. अच्छा, ईरान का सो कॉल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशेर में, वो रशियन कंपनी ने बनाया है। अब यहाँ आती है एंट्री रशिया और चाइना की। ईरान के पीछे का पूरा दिमाग जो है वो रशिया का है, और उसके पीछे का पूरा पैसा जो है 80% 85% ऑफ ईरान्स ऑयल जो बहुत है उनके पास, वो चाइना लेता है। पेमेंट युआन में देता है। ईरान दूसरे कंट्रीज से भी पेमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से युआन में ले रहा है। चाइना की करेंसी को फ़ायदा हो रहा है एज अ काउंटर बैलेंस टू द डॉलर। यानी ये पूरा रशिया और चाइना के बैकिंग से हो रहा है। ईरान जितना खड़ा हो पाया रशिया और चाइना के बैकिंग से हो पाया। So Iran is locked into, as you can see, 25-year $400 billion cooperation agreement with Beijing, securing vital investment in discounted oil. By the way, 2019 में यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे, दुनिया भर के देशों पे, कि कोई ईरान के साथ डील करेगा तो अमेरिका उसके साथ डील नहीं करेगा। यूएस हम ये काम करता आया है, लेकिन चाइना और रशिया सुमड़ी में बैक चैनल से हमेशा डील करते हैं। बैक चैनल प्रॉक्सीज बहुत होते हैं ना डील करने के, छोटे देशों के थ्रू आप डील करते हो, छोटी कंपनीज बना के डील करते हो। चाइना एंड रशिया आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दिस। हमारे लोगों ने क्या किया वो आपको इसी वीडियो में आगे देखने मिलेगा। हमने 2019 तक अच्छा खासा हमको फ़ायदा हो रहा था। 2019 में यूएस के इस फरमान के बाद इंडिया ने अंडर द सेम गवर्नमेंट ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया। आज 7 साल बाद मजबूरी है, इसलिए अलाउ किया गया है यूएस से, इसलिए हम ले पा रहे हैं रशिया से भी और ईरान से भी। तो बोथ चाइना एंड रशिया नो दैट ईरान इज़ अ की पार्टनर इन द मिडल ईस्ट एंड दे कैन नॉट अलाउ ईरान टू गो डाउन। ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। और ठीक है ना, हर वॉर में बैलेंस काउंटर बैलेंस होता है। मेरे हिसाब से यूएस को अगर आज के डेट में कोई टक्कर दे सकता है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, एयरफोर्स, न्यूक्लियर वेपन्स, वैसे रशिया के पास ज़्यादा हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टुडे आर विथ रशिया। यूएस हैज़ सेकेंड हाईएस्ट एंड चाइना उसमें नंबर 5 या नंबर 6 पे। तो अगर रशिया चाइना कंबाइन हो जाए तो दे विल आउट परफॉर्म यूएस इवन इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इसीलिए जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर आर्म्ड हैं उस पर यूएस कभी अटैक नहीं करेगा डायरेक्टली। इसीलिए देखो यूएस ने नॉर्थ कोरिया पे कभी अटैक नहीं किया, क्योंकि वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। और ईरान आज इसी की मार भुगत रहा है। अगर वो टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते शायद, जो उन्होंने यूएस ने हमेशा रोका, तो आज ये वॉर ही शायद नहीं होता और हम सब इस मुसीबत से बच जाते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस वॉर के बाद, जैसे कोविड के बाद वर्ल्ड में आपने कुछ चेंजेस देखे सटल, दिस वॉर विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ दिस डेकेड एंड फॉर फ्यूचर 2-3 डेकेड्स टू कम। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। आप धीरे धीरे उसका असर देखोगे इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ किस देश पे भरोसा, बिजनेस इंटरेस्ट, काफ़ी कुछ इस वॉर के बाद टूवर्ड्स द एशियन, फार ईस्टर्न, इस तरफ आ जाएगा। ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इस वॉर के बाद वो एम्पलीफाई हो गया, वेस्टर्न पावर्स का डिक्लाइन। अब हमास, हेजबुल्ला एंड हूथीज़ आर ईरान बैक्ड। ये लोग बेसिकली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं अगेंस्ट इज़राइल। मतलब ईरान ने इतने साल से क्या किया है कि ये बोलते हैं ना, छोटे एरिया के जो बहके हुए लोग या गुंडे टाइप के होते हैं, उनको एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, एक फोर्स बनाया। लेबनान में हेजबुल्ला बनाया,
हमास, गाज़ा में हमास को रखा जो लेटेस्ट अटैक 2023 में हुआ था इसराइल पे, और येमेन में हूथी रेबल्स बनाए। अब ये 3 लोग हैं, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, बट दे फाइट इसराइल एज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। इसीलिए जब ये सीज़ फायर अभी 2 दिन पहले अनाउंस हुई, जो 12 घंटे में साला बर्फ़ की तरह पिघल गई, वो क्यों हुआ? क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्लाह यानी लेबनान पे अटैक करना छोड़ा नहीं, वो अभी भी कर रहा है। और वो कंडीशन थोड़ा लूज़ था कि वो सारे अटैक रोकने पड़ेंगे। तो ये 3 जो है ना, आप समझ लो ये 3 छोटे पैकेट में ईरान है जो इसराइल को चारों तरफ से ठोकते हैं। क्योंकि इसराइल ने स्टार्टिंग से आके कभी पीस या प्रॉस्पेरिटी की बात ही नहीं की है, वो शुरू से मार काट ही कर रहे हैं। जब से 1950s में वो आए बने हैं मिडिल ईस्ट में आके, पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से मारकाट ही कर रहे हैं 1947 के बाद, 50s से, जब से इसराइल वहाँ होलोकॉस्ट के बाद उनको वहाँ भेजा गया फ्रॉम जर्मनी के फेंके हुए जूस, राइट। मैं तो ये बोलता हूँ, आप कोई भी हो, कुछ भी फॉलो करो, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता है। ये बेसिक रूल ऑफ ह्यूमैनिटी है। इंसान की औलाद हो, इंसान पहले बन जाओ, बाद में अपना अपना जो रास्ता चाहिए वो अख्तियार कर लेना कि मुझे ये बनना है, मैं इसको फॉलो करूँगा। क्योंकि आप जितना इंसानियत पकड़ोगे, आप सभ्य रहोगे, बेटर रहोगे, अपना काम करके दुनिया पे कुछ अच्छी इमेज छोड़ के चले जाओगे टाइम पे। तो पहले इंसान तो बन जाओ, बाद में भगवान या उसके पीछे जाना, जिसको भी आप मानना चाहते हो। पहले इंसान बनो, इंसानियत करो, ऊपर वाला अपने आप आपको खुश रखेगा। बट किसको बोल रहा हूँ मैं ये बुढ़े लोगों को जिनकी 80 ईयर्स की उम्र हो गई है। मैं वो रैंट वापस नहीं करूँगा। अब ईरान और इंडिया का एक्सेस देखो। ईरान हैज़ हिस्टोरिकली ऑलवेज सपोर्टेड अस थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन अफगानिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान। चबाहर पोर्ट करीब करीब नई करके 900,000 करोड़ रुपया हमारे टैक्स पेयर का पैसा हमने घुसाया चबाहर में पुराने सरकारों से। 1 मिनट में इसराइल ने सबसे पहले वो पोर्ट पे अटैक करके खलास कर दिया। सो मच फॉर द फादरलैंड। सबसे पहले 2 दिन में चबाहर का पोर्ट उठा के खलास कर दिया ये लोग ने। सोचो, किसी ने सोचा नहीं कि अरे उसमें तो इंडिया डेवलप कर रहा है। नहीं, ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली डिफेंस वाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, गया काम से वो। और ईरान हमेशा अगेंस्ट पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के साथ खड़ा रहा है, बाय द वे। वैसे इसराइल भी इंडिया के साथ हमेशा अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा रहा है। इसीलिए एज अ कंट्री, आपने पहले जो प्रधानमंत्री देखे होंगे, चाहे वो वाजपेयी जी हों, वो बीजेपी के ही थे ना। वाजपेयी जी कोई दूसरी पार्टी के तो नहीं थे। उस टाइम पे तो इसराइल ने हमें सपोर्ट किया था कारगिल वॉर में, लेकिन किसी ने जाके वहाँ ऐसे ओपन सपोर्ट थोड़ी ना दिखाया। कैसे हम लोग बैलेंस करके चलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम ईरान, इसराइल, यूएस, चाइना, रशिया, सबको बैलेंस करके इंडिया कैसे चल पाया 5-6 साल की उनकी सरकार में? कैसे? क्योंकि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हम विश्व गुरु हैं। और सारे विश्व गुरु वाले काम उनके रहते हुए। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली वाजपेयी के टाइम में हुआ। अमेरिका ने तभी इंडिया को लताड़ा था, ये क्या कर दिया तुम लोग ने, लेकिन हमने कर दिया। क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने? कुछ नहीं। बिकॉज जो लोग फॉरेन पॉलिसी में, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ वर्कड विथ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। जो लोग इतना घिसा चुके हैं, उनको पता है कि कैसे कब किसके लीवर कैसे टाइट करने हैं। 1998 की जो वो न्यूक्लियर टेस्ट की मूवी है पोखरन, जॉन एब्राहम की, वो आप देखो कैसे हमने यूएस को चकमा दिया और न्यूक्लियर टेस्ट किए, किस किस हालात में किया। दैट्स अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली। तो परमाणु मूवी का नाम है परमाणु। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ है वो। ओनली जॉन द स्मार्ट गाय कुड हैव मेड सच अ मूवी इन सच अ स्मॉल बजट। तो भाई उस टाइम तो वाजपेयी जी सरकार चलाते थे, 22 छोटी छोटी पार्टियों के साथ उसने कोएलिशन गवर्नमेंट चलाया है। सोचिए, बीजेपी ने। और सब उनकी इज्जत करते थे, ऑपोजिशन वाले भी और रूलिंग पार्टी वाले भी। और ममता बनर्जी, जयललिता जैसे लोग वाजपेयी के साथ थे गवर्नमेंट में। सोच रहे हो, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। बिफोर May 2019, इंडिया वॉज अ मेजर इम्पोर्टर। अबाउट 11.5% ऑफ टोटल ऑयल इम्पोर्ट्स इंडिया के ईरान से आते थे। ईरान हमें इंश्योरेंस देता था, बाज़ार से 10-15% डिस्काउंट भी देता था, ऑयल सप्लाई भी करता था और गारंटी देता था कि कुछ भी लफड़ा हुआ तो इंश्योरेंस का प्रीमियम ईरान भरता था दोस्त।
पता नहीं फिर 2019 के बाद हम सब तो मोदी जी के गुणगान में लग गए, और ये पीछे से ऐसा लग रहा है हमारे ऑयल परचेस के ही लग गए घुमा फिरा के। क्योंकि क्यों डिक्लाइन हुआ, ये इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस वाला पॉइंट देखिए। इंडिया कंसिस्टेंटली कंप्लाइड विथ यूएस प्रेशर, हॉल्टिंग यानी स्टॉपिंग ऑल इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन क्रूड आफ्टर मई 2019। मई 2019 में क्या हुआ था दोस्त इंडिया में? 14 मई 2019, फिर 26 मई 30 मई 2019 को मोदी जी दोबारा चुन के आए थे एज इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड। और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो और इज़राइल नेतन्याहू का वो एक त्रिकोण एक तरह से बनता हुआ दिखा, हमने देखा। अच्छा, पेमेंट इश्यूज़ में भी ईरान का एक यूको बैंक का अकाउंट था कोलकाता में, कैन यू बिलीव इट? तो वो अकाउंट में हम रुपी और रियाल, जो ईरान की करेंसी, ईरानियन रियाल में ट्रेड करते थे, नॉस्त्रो वॉस्त्रो अकाउंट्स में ट्रेड करते थे। इतना सिंपल मैकेनिज़्म था, मतलब ईरान ने उस अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए छोड़ रखे थे यूको बैंक में। सोचिए हम लोग कितना ट्रेडिंग पार्टनर थे, हमने सब कुछ त्याग कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर में। इज़राइल ने हमारा साथ दिया है मानता हूँ, लेकिन फाइनेंशियली अगेंस्ट पाकिस्तान, इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाबहार पोर्ट में ऑयल इंपोर्ट में ईरान यूज्ड टू अलाउ इंडिया टू पे टू ईरान इन रुपीज़। ईरान वाज द ओनली कंट्री दैट एक्सेप्टेड इंडियन ऑयल पेमेंट्स इन रुपीज़। हमें डॉलर में अपनी करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती थी। उस वजह से हमारा देश 50,000 करोड़ रुपए बचाता था हर साल। कैन यू इमेजिन? ये सब चीज़ें आपको कौन सा मीडिया आपको ये सब बताने वाला है? हिस्ट्री ज़रूरी है जानना ये, कि आज आप देखते हो आपका प्रिज्म और आपका एक्सिस सिर्फ ये देख रहा है 2026 में क्या हुआ, लेकिन ये सब देखो रनअप कहाँ से कहाँ जा रहा है। देन इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल वगैरह वगैरह। फिर उसके रीजंस है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यही ट्रंप था वो, उसने लॉन्च किया मैक्सिमम प्रेशर मोदी के ऊपर, सेकेंडरी सैंक्शंस थ्रेट और बहुत सारे और थ्रेट्स लगा के बहुत सारे देशों को ईरान से ऑयल लेने से मना किया ताकि उनकी इकोनॉमी क्रम्बल हो जाए। अब आता है पूरे पिक्चर का फाइनल डिसाइसिव एक्ट, फाइनल एक्ट, एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन पेडोफाइल, बेहुदा आदमी, सब के सब, इंक्लूडिंग बिल गेट्स, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, ये सब शोषण करने वाले मोलेस्टर्स, ये सब का नाम इस एप्स्टीन फाइल में आया है। कभी ना कभी इन सब लोगों ने गलत काम किए हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ गलत काम किए, सब बेहुदा लोग हैं एक नंबर के, चाहे आप कितने अमीर बन जाओ, आपका नाम आया है। जेफरी एप्स्टीन एक काम अच्छा करता था, जिससे भी वो मिलता था उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके, उसकी डिटेल्स लेके अपनी एक डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में करीब करीब बताते हैं इतने साल के इससे जितने इसके रिश्ते हुए बड़े लोगों से, सबको ये पहुंचाया करता था। शुगर डैडी अप्रोच ये करता था। अभी आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल गेट्स हो, एलॉन मस्क हो, हमारे यहाँ से भी अनिल अंबानी का भी नाम उसमें आया है, अनिल का नाम आया, छोटे भाई का। हरदीप सिंह पुरी का नाम उसमें निकला है इसके साथ कनेक्शंस होने की वजह से। कनेक्शन मतलब ठीक ठाक दोस्ती वाले कनेक्शंस। अनिल अंबानी का तो टेप भी रिकॉर्ड हुआ था कि उसको क्या चाहिए था एप्स्टीन से। तो ये आदमी ग्लोबल लेवल पे एक दलाल समझ लो आप, बड़ा दलाल, पैसे की यहाँ वहाँ तस्करी करने वाला, बड़े डील्स करवाने वाला और शोषण करवाने के लिए और काम यहाँ से वहाँ करने वाला, बड़े लोगों की बड़ी ज़रूरतें पूरे करने वाला आदमी, घटिया आदमी, बेहुदा। एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ होती है 2025 में यूएस में, अंडर द प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स, रिपब्लिकन ऑल्सो एंड डेमोक्रेट्स ऑल्सो। उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी निकला था, जो काफ़ी लोग यहाँ क्लेम करते हैं कि गलत था। जो भी था, ये जो है, जो मीडिया में आया वो बाहर आया। तो उसमें एप्स्टीन ने कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट बेंजामिन नेतन्याहू, जो सच है फर्स्ट विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 2017 में इज़राइल में, वहाँ ट्रंप भी थे और उनके सामने हमारे प्रधानमंत्री ने एक तरह से वो एक्सिस बनाया। अभी यहाँ एप्स्टीन लिख रहा है, ही टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड सैंग इन इज़राइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। 2017 तात्कालीन बेंजामिन नेतन्याहू ही था, ट्रंप ही था और हमारे भी पीएम वही थे जो अभी हैं। तो ये तीनों की तिकड़ी सेम थी उस वक्त।
और तीनों का नाम इस फाइल में मेंशन एक तरह से ट्रंप का किया गया है ऑब्वियसली, और उसके तो बहुत नाम आए, ट्रंप का मेंशन सबसे ज़्यादा टाइम आया है। खैर हमारा ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ डिनाइड, एंड आई डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस। जो है सच है, वो कभी ना कभी देर सवेर बाहर आ जाएगा। लेकिन नाम आया था इनका जो कवर अप हो गया। दूसरे नाम जो आए, जैसा मैंने कहा, हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी के नाम इसमें आए। ओके, अब वो पता नहीं, वो आप सर्च करके खुद देख लेना, समझने वाले को इशारा कॉफ़ी, ठीक है ना। एज ऑफ अप्रैल 2026 3.5 मिलियन पेजेस हैव बीन रिलीज्ड। सोचिए, मतलब इतना उसका डेटा होगा वो रिलीज़ किया है। बट इतना कुछ रिलीज़ होने के बाद भी अभी भी बहुत सारे पेजेस रिडैक्ट हुए हैं, यानी वो दिखाए नहीं गए हैं, छुपा के रखे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं। वो निकलेंगे कब? जब यूएस में ये सरकार जब भी बदलेगी तो वो दूसरे लोग जो आएंगे वो निकालेंगे ये पेजेस जो इस सरकार ने छुपा के रखे हैं। ऑब्वियसली लिमिटेशंस क्या है? डिस्पाइट द हाई वॉल्यूम, अभी भी रिपोर्ट्स बताते हैं कि करीब करीब 2.5 मिलियन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अभी भी अनरिलीज्ड हैं, और उसमें जो मसाला है उसी का फ़ायदा उठा रहा है इज़राइल, ब्लैकमेल करने के लिए यूएस को भी, और एक तरह से हमारे यहाँ भी आप डिनाई नहीं कर सकते, पॉलिसी फ्रेमवर्क घुमा फिरा के ये फादरलैंड मदरलैंड करके ये काम पीछे इज़राइल का है। सबसे बड़ा पीछे जो ब्लैकमेलिंग माफिया है वो इज़राइल का है, मोसाद। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डेटा हैज़ बीन सो फार पब्लिश। सोचिए, जेफरी एप्स्टीन ये आदमी है, घटिया इंसान, अमेरिकन फाइनेंसियर एंड डॉट डॉट डॉट, आप देखो। अब ये आदमी की जो हिस्ट्री है, कहाँ का था ये आदमी? अमेरिकन बॉर्न, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। he had deep, extensively documented ties to Israeli political and business leaders, particularly former Prime Minister Barak, and ये बात भी ओपन हो चुकी है कि FBI ने खुद इस बात को वैलिडेट किया है, यूएस के FBI ने, कि जेफरी एप्स्टीन एक्टेड एज अ पोटेंशियल मोसाद इंटेलिजेंस ऑफिसर। जो ये सलमान खान की मूवीज़ रॉ अंडरकवर एजेंट होते हैं ना, ये मोसाद का एक अंडरकवर था एप्स्टीन। सोचिए, एप्स्टीन मेंशन्ड अ क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ Israeli Prime Minister, former Israeli Prime Minister, and he had emails about helping the Israeli government with legal warfare. Imagine, मतलब यहाँ भी सारे फसाद की जड़ कहाँ निकली? इज़राइल। अब मोसाद जो है वो इज़राइल की एक तरह से एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, और बहुत ख़तरनाक मानी जाती है। इसके ऊपर यूएस में, जैसा मैंने कहा, स्पॉन्सर्ड हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं, एक पूरा नैरेटिव दिया गया है दुनिया को मोसाद के बारे में। काउंटर टेररिज्म, इज़राइल को बचाने का काम बेसिकली ये लोग करते हैं। लेकिन ये लोग ने बहुत, मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कौन से कानून में लिखा है कि बच्चों को वॉर के टाइम मारा जाए? है ना, इज़राइल ने ये वॉर क्राइम किया है। ईरान के बच्चियों का 160, तो सिर्फ आपको नंबर पता है, कितने अनगिनत लोग मरे होंगे। बाय द वे, लैंसेट की रिपोर्ट है जो मैं एक बार और कोट कर रहा हूँ, पिछले 80 इयर्स में 1945 टू 2026, 81 इयर्स आफ्टर पर्ल हार्बर, यानी आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी के बाद के 80 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने वॉर लड़े दूसरों के लिए, प्रॉक्सी वॉर्स, क्योंकि डिफेंस इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन द यूएस, दे डू वॉर्स फॉर अ लिविंग, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा एक्सपोज करने में। सारे वॉर्स में करीब करीब 4 करोड़ लोगों की हत्या हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूरी दुनिया में 80 साल में 4 करोड़ लोग मरे। यूएस की पॉपुलेशन है 35-36 करोड़, यानी हर यूएस सिटीज़न के ऊपर 10% उन लोगों का खून होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर खून के धब्बे हैं, इस तरह से मैं कहूँगा। भाई 35 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, आपके वजह से, मतलब आपके सरकारों की वजह से दुनिया भर में 4 करोड़ लोग मरे हैं यार। 4 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर इन 80 ईयर्स। 4 करोड़ लोग 80 साल में, आप सोचो, मतलब सबसे बड़ा गुंडा दुनिया का कौन था, और हम लोग क्यों उनके गुलाम हुए? क्योंकि सारी कंपनीज़ वहाँ से आती हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा, सब कुछ
यूएस का सब में हाथ नंबर 1, नैरेटिव ही वैसा है। और उनका येड़ा बन के पेड़ा खाया इज़राइल, जो उनको अपने इशारों पे नचा रहा है। आज तो ये बात ओपन हो गई है, बट इज़राइल का पॉपुलेशन इज़ 10 मिलियन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़, विच इज़ just 0.12% of the total world population। ये मेरी इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है। आपको मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये सारा फसाद क्या है, हर एंगल से क्या चीज़ें हैं। आप अपना अपना पर्सपेक्टिव खुद बना लो, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है। बट याद रखना, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन होगी 8.5 बिलियन, यानी 850 करोड़ लोग। उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया हिली हुई है। मतलब 1 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाली कंट्री के वजह से, लेट्स पुट इट दैट वे। छोटी सी, बोलते हैं ना, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सोचिए, छोटा सा देश, मैप पे दिखता भी नहीं, उनके हितों के वजह से उनको सेटिस्फाई करने के लिए आज हम लोग 3rd वर्ल्ड वॉर में घुस गए। पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट हो रही है। ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और इनके मिसकैलकुलेशन की वजह से हम लोग इसमें ढकेल दिए गए, फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स एक्चुअली। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जैसे डोलांड लिखता है। लेकिन सबको अपने एक करके सब जिसने जैसा जो गलत किया है उसको वो दिखेगा ज़रूर इवेंचुअली। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ये वॉर ख़त्म हो। लेकिन जिस तरह ये चीज़ें चल रही है दोस्त, दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स एंड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर सो कॉल्ड। आई थिंक यूएस का डिक्लाइन शुरू हो गया है। हम सबको उम्मीद करनी चाहिए दैट अमन शांति रहे, सब जगह शांतता रहे। लेकिन लग नहीं रहा है, जिस तरह चीज़ें चल रही है ना, ये डेकेड 2029 तक, इवन एज पर न्यूमरोलॉजी 2029 तक ग्लोबली बहुत डिसरप्शन है। 2030s में जब हम घुसेंगे, थोड़ा आप देखोगे कि एक तरफ मामला सेटल होते हुए नज़र आएगा आपको फ्रॉम 2030। तो अगले 3 साल बस यही है, 3-3.5 साल बस सर्वाइव कर जाओ, ज़िंदा रह जाओ। अगर आप ज़िंदा रह गए तो आगे थ्राइव कर जाओगे अपने आप, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड्स हो या कुछ भी हो। स्टे इन्वेस्टेड, SIPs चालू रखें, क्योंकि ये सब इवेंट्स आपको मौका ही देते हैं गिरावट में। लेकिन जो हो रहा है ना, थोड़ा गलत है। लोग, बेकसूर लोग मरते हैं और कुछ बदला नहीं। 80 साल में कुछ नहीं बदला, सब सेम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली। ह्यूमन बींग्स वही हैं, वही वॉर्स हो रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं, वही हम लोग सीज़ फायर की बातें कर रहे हैं। आज के ज़माने में AI आ गया, लेकिन हम लोग वही पुराने धड़े पे अभी तक चल रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल बुड्ढों की वजह से। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। हैव अ ग्रेट वीकेंड।